हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसकी मैंने पूरी थियोरी ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में सिखा दी है। आज लेक्चर 3 में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो लास्ट 2 सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हमने नहीं किए थे पहले वो करेंगे, फिर टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइजेज में जो प्रॉब्लम्स दिए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए ताकि आपको हर एक फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। तो ये सॉल्व प्रॉब्लम्स 2 बचे हुए थे, पहले वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में दिया है स्वारली टेक्स 20 सेकेंड्स टू कैरी अ बैग वेइंग 20 kg। उसको टाइम 20 सेकेंड लग रहा है, बैग का वेट है 20 kg टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। हाउ मच पावर हैज शी यूज्ड? उसने कितना पावर यूज किया ये आपको बताना है। तो m जो मास है वो 20 kg दिया हुआ है, h जो हाइट है वो 5 मीटर दिया हुआ है, t जो टाइम है यहाँ पे 20 सेकेंड है और यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। ये कुछ मिस्टेक लग रहा है, ये यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो ये हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं आगे जाके क्या होता है इसका। द फोर्स विच हैज टू बी अप्लाइड बाय स्वार्ली। अभी कोई भी वजन, लेट्स से ये फ्लोर है, इसके ऊपर ये मास m जो है 20 kg का कुछ पड़ा है। आपको अगर इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है, तो ऊपर क्या जा रहा है? फोर्स का क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे ऑब्जेक्ट पे क्या एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन होगा g। तो मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह पे आप क्या लिख देंगे? g। m है आपका 20 और g का वैल्यू हमने 50 बार 9.8 यूज कर लिया। 20 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो के साथ डेसिमल जाएगा, बचेगा 98 इंटू 2 विच इज 196 फोर्स न्यूटन्स में आएगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन निकालना था इसलिए तो ये सब किया ना। पहले उसने पूछा था पावर, पावर तो फ्री में मिलेगा नहीं। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर फोर्स तो दिया नहीं है इसलिए हमने फोर्स का फॉर्मूला यूज किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे जा रहा है समझो जरा। पावर पूछा है लेकिन पावर के फॉर्मूले में वर्क आता है तो हमने वर्क का फॉर्मूला लगाया। वर्क के फॉर्मूले में फोर्स आता है तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया। पहले फोर्स निकाला, फिर उससे यूज करके वर्क निकाला, फिर वो वर्क यूज करके पावर निकाला। ओके, तो ये 196 न्यूटन आ गया। वर्क डन बाय स्वार्ली टू कैरी द बैग टू हाइट ऑफ 5 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर्स। वो ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर उठा के लेके जा रही है, राइट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। फोर्स हमने निकाला 196, एस है 5, 196 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 980 जूल्स वर्क है। पावर का फॉर्मूला क्या? पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। सेकेंड लेक्चर में बताया था ना मैंने। तो वर्क हमने किया 980 जूल्स और यहाँ पे देखो टाइम इन्होंने यहाँ पे 40 लिया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन में या तो 40 चेंज कर दो, ठीक है, या फिर इधर 20 कर दो और इधर भी 20 कर दो, तो आपका आंसर ये नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको ही 40 कर दो। अगर इसको 40 कर दिया तो ये t इक्वल टू 40 सेकेंड्स। यहाँ पे भी देखो t के जगह पे 40, 980 अपॉन 40 कैसे सॉल्व करोगे? ये 0 0 कट होगा, 4 डिवाइड बाय 98। आप ऐसे डिवाइड करके चेक करोगे तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। चाहिए तो और कट कर दो, 2 2 जार 249 जार, ठीक है। तो 49 डिवाइड बाय 2 करना है आपको। 49 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? 2 2 जार 4, 0 यहाँ पे 9 आया, 2 4 जार 8, फिर 1 रिमाइंडर डेसिमल 0, 2 5 जार 10, तो बचा क्या? 24.5। पावर का यूनिट क्या आएगा? अगर ऊपर जूल्स नीचे सेकेंड तो पावर का यूनिट वॉट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया हुआ है। अगर मैं इसको 20 रखता हूं तो यहाँ पे भी 20 ही आएगा, तो इसका आंसर काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। 20 रखूंगा तो 2 10 जार 20, 2 4 90 जार, तो बचेगा 49, तो आंसर आएगा 49 वॉट्स। तो अगर क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक निकाल देते हैं तो आंसर मैच हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 में दिया है अ 25 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स एवरी डे। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे? एक दिन में कितना पावर खाता है वो बल्ब, वो बताना। ये 25 वॉट अपने बल्ब पे लिखा हुआ देखा है कि नहीं? अगर आप कभी बल्ब लेने गए हैं तो बल्ब के ऊपर जो गोल वाला पार्ट होता है ना, वहां पे कुछ प्रिंटेड होता है, उस पर वॉट्स लिखा होता है। जितना ज्यादा वॉट्स वाला बल्ब होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस उसका होगा, लेकिन उतना ज्यादा पावर खाएगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपका। तो 25 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटे चालू रहता है। वो आपके दरवाजे के बाहर वाला बल्ब है जो रोज रात को चालू कर देते हैं, है ना। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे? तो पावर आपको पता है 25, तो यहां पे लिख दिया पावर इक्वल टू 25 कॉमा डब्ल्यू। ये कॉमा नहीं होना चाहिए,
ये 25 वॉट्स दिया है, 25 वॉट्स। देखो ये 25W मतलब 25 वॉट्स, और ये इक्वल टू, आप देखो इसका यूनिट चेंज कर दिया है, वॉट के जगह पे किलोवाट आया। मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट होता है 1000 वॉट्स। तो अगर आपको वॉट से किलोवाट करना है, देखो वॉट से किलोवाट, तो 1000 को यहां से भगाना पड़ेगा ना, तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 यहां पे जाके डिवाइड होगा, तो आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 25 को 1000 से डिवाइड करेंगे, देखो 1 के बाद कितने जीरो है, 3 जीरो। तो जब मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा तो यहाँ से 3 डेसिमल काउंट करूंगा, 1 2 3, तो यहाँ पे एक और डिजिट आना चाहिए तो ही 3 आएगा। इसका आंसर आएगा 0.025 किलो वॉट। तो ये दिख रहा है 0.025 किलो वॉट। ये कन्वर्जन किया है 25 वॉट का किलो वॉट में। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमने कर लिया ऑलरेडी। अब उसने क्या पूछा है, एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ। एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ फाइंड करने के लिए एनर्जी क्या है, ये एनर्जी क्यों आ रहा है, जो काम हो रहा है ये बल्ब को चालू रखने के लिए, जो वर्क डन किया जा रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, पावर इनटू टाइम, और जो वर्क हुआ वही एनर्जी है। करेक्ट। ये देखो यहीं से ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये वर्क जो हुआ है वही एनर्जी है। तो पावर का फॉर्मूला अगर वर्क अपॉन टाइम है, टी को उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या मिलेगा, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो मैं बोल सकता हूं वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम ना, और ये जो वर्क है यही एनर्जी है, तो उसके जगह पे लिख दिया एनर्जी और फॉर्मूला आ गया पावर इनटू टाइम। याद रख लो फॉर्मूला, बहुत काम आने वाला है। पावर के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 0.025, टाइम कितना है भाई 10 घंटे एवरीडे, तो 10, ये 10 आवर्स है। ऐसा देखो ये आवर्स में है और ये किलो वॉट्स में। जब आप 0.025 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा 0.25, और यूनिट क्या आएगा एनर्जी का, किलोवाट इनटू आवर्स, तो आ जाएगा किलोवाट आवर्स। दो यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे देखो ना, तो किलोवाट और आवर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, किलोवाट आवर्स। ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है एनर्जी का। जब आप आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल देखेंगे तो उसमें इसी में दिया होता है, इसको एक यूनिट बोल देते हैं, 1 किलोवाट आवर को वो लोग एक यूनिट बोल देते हैं। आप एक बार इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमने इसके दो क्वेश्चंस कर लिए, दोनों में एरर था, यहाँ पे 20 की जगह पे 40 है, और ये यहाँ पे कॉमा डाल दिया था, कॉमा नहीं है, 25 वॉट्स एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व एग्जाम्पल्स खत्म। अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज में यहां पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कुछ तो है वो नहीं पता, तो अगर आप एफ फोर्स लेते हैं और एस डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा। याद है लेक्चर 1 में बताया था। एफ और एस का वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन थीटा कितना है, थीटा मतलब एंगल 30 डिग्री, तो आपको दिया है कॉस 30 डिग्री। और अगर कॉस 30 का वैल्यू आपको पता करना है तो ट्रिग्नोमेट्री सीखना पड़ेगा। कॉस 30 इज √3/2। √3/2 देख के डरो मत, एकदम ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, कॉस 30 का आंसर है ये एक्चुअली इन्होंने ब्रैकेट में देना चाहिए था। तो ये √3 को मैं आगे लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा √3fs/2। तो मेरे हिसाब से ये वर्क डन होना चाहिए, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, पहले √3 को लिखा, एफ एस को बाद में लिखा, और 2 तो नीचे ही है तो नीचे ही रहेगा। तो अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है 30 डिग्री पे कितना होगा, तो होगा √3/2 एफ एस। ये एफ और एस क्यों है, बिकॉज क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो एफ के जगह पे फोर्स का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल के हम लोग वर्क निकाल पाते। ठीक है, तो एक ये हो गया क्वेश्चन, और कहीं पे मुझे वर्ड प्रॉब्लम दिख तो नहीं रहा। ओके, तो हम लोग ये करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इसमें मैंने आपको शायद ये वाला करा दिया ई। ठीक है, ई तो हमारा हो गया है। अब ये बाकी 4 क्वेश्चन हम एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट्स पावर। उसका पावर दिया है, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट, कितना पानी वो उठाएगा एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। अगर आपको पता है कि ये एक पंप है जिसका पावर है 2 किलोवाट, तो यहां से ये पानी उठा के कितना ऊपर लेके जाएगा, 10 मीटर तक। तो वो पूछ रहा है एवरी मिनट कितना पानी यहां पे जमा होगा।
उसका वेट निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली निकाल लेंगे हम लोग। चलो देखते कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आगे इलेक्ट्रिक पंप हैज़ 2 किलोवाट पावर, तो उसका पावर कितना दिया है, पावर दिया है 2 किलोवाट। ये रफ में करा रहा हूँ, इसको फेयर में भी करके दूंगा। अगर उसको वॉट्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 किलोवाट इज 1000 वॉट्स, 2 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 2000 वॉट्स। ओके, ये पावर मिल गया। हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, एवरी मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो एवरी मिनट काम कितना होगा, एवरी मिनट वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, याद है पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा पावर इनटू टाइम, ये टी को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मुझे मिलेगा पावर इनटू टाइम। ये मैं फेयर में लिखूंगा तब सब लिख के बताऊंगा। अच्छे से देखो, पावर क्या है 2000 वॉट्स, तो यहाँ पे आ गया 2000 इंटू टाइम कितना है 60 सेकेंड। ये कन्वर्ट क्यों किया मैंने किलोवाट से वॉट, क्योंकि हम लोग वर्क डन जूल्स में निकालते हैं, और अगर जूल्स में निकालना है तो पावर वॉट्स में होना चाहिए और टाइम सेकेंड्स में, तो ही वर्क डन जूल्स में निकलेगा। अगर यहाँ पे 2000 की जगह पे आपने 2 लिखा होता ना, तो आंसर जूल्स में नहीं आता, ये के साथ में आता, किलो जूल्स में आता। ठीक है, हम लोग जूल्स में ही निकालेंगे क्योंकि आपके लेवल पे हम हमेशा जूल्स में निकालते हैं, तो इसलिए पावर को हम लोगों ने वॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पूछेंगे ना, तब हम हमेशा किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे लास्ट में। यहाँ पे बिल वगैरह नहीं पूछा है, उसने पावर का रेटिंग दिया है तो हम लोगों ने उसको वॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। 2000 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा भाई, ये 2 6 हो जाएगा 12, 3 जीरो यहाँ के और 1 जीरो यहाँ का, तो इतना जूल एनर्जी यूज होगा एवरी मिनट। एवरी मिनट मतलब एवरी 60 सेकेंड्स। हाइट कितना हो रहा है 10 मीटर। अब आपको मास निकालना है कि पानी का कितना वजन है जो ऊपर जाएगा। अब ये वर्क डन क्यों हो रहा है मुझे बताओ, ये काम जो है वो क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी का कुछ वजन है, उसको अगर 10 मीटर ऊपर लेके जाना है तो वजन पानी ऊपर लेके जाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको एक बकेट पानी दिया और बोला फर्स्ट फ्लोर पे रख क्या, तो बकेट का वजन जब आप उठाओगे फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाके थक जाओगे ना। अगर आपको बोला 10 फ्लोर्स लेके जाओ तो 10 फ्लोर तक जाते जाते तो आपकी बैंड बच जाएगी। क्यों, क्योंकि वर्क डन करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा वो बाल्टी को उठाने के लिए। तो जो मोटर पंप होता है, इलेक्ट्रिक पंप होता है, उसको भी काम करना पड़ता है, तो उसने ये काम किया एवरी मिनट जो उन्होंने पूछा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अब पानी यहां से उठा के लेके गया और ऊपर पानी पहुंच गया, यहां पे टैंक में 1 मिनट में कुछ तो पानी भरा। अब तो ये पानी चुपचाप बैठा है, क्या इसका मतलब ये पानी में कोई एनर्जी नहीं है। जब ये पानी यहां पे नीचे था तो उसमें कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन अभी उसकी हाइट सपोज h है, इतनी हाइट पे आप पानी लेके गए तो इसके पास कोई एनर्जी होगी। आप बोलेंगे सर वो मूव नहीं कर रहा, सीधे साधा बैठा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी। फिर मैं बोलूंगा मूव तो नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा है, लेकिन h हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना। और वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, वो पोटेंशियल एनर्जी आई ये पंप ने जो उसके ऊपर वर्क किया ना, वो ये वाला वर्क जो है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे स्टोर हो गया। मैंने आपको बताया था अभी अगर इसमें मैं टैप लगाऊं तो ये पानी सीधा नीचे गिरने लग जाएगा। क्यों, पानी में शक्ति कहां से आई, पानी में पावर कहां से आई नीचे गिरने का, पानी के पास एनर्जी कहां से आई, वो पानी के पास एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसने दी उसको, जब पंप ने मेहनत करी पानी को ऊपर पहुंचाने की, तो जो मेहनत करी वो पोटेंशियल एनर्जी के नाम पर स्टोर हो गई उसमें, और वही एनर्जी नीचे काम आ रही। तो हम लोग बोलेंगे पानी की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है mgh। पानी का मास हमको नहीं पता तो हम मास ऐसे ही रखते हैं। जी क्या है, जी तो स्टैंडर्ड 9.8, और हाइट क्या है, कितना ऊपर पानी है भाई, पानी 10 मीटर की हाइट पे है तो 10 मीटर। करेक्ट, यही होगा ना। और यही एनर्जी क्या है, यही एनर्जी वर्क डन है, ये जो काम किया वही तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई ना। तो इसकी वैल्यू क्या मैं 12 कितना है यूनिट्स, 10 100 1000 10,000 लाख, 1,20,000 ले सकता हूं। तो इसके जगह पे लिख दूंगा मैं 1,20,000। इधर से मास की वैल्यू निकाल लूंगा, इधर ये दोनों भगाओ इसको तो मास अकेला रह जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 2 4 zeros 9.8 इंटू 10। ठीक है, क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 10 क्या हो जाता है 98। इसको सॉल्व करो तो आपको मास की वैल्यू मिल जाएगी।
2 4 2 9 और ये हो जाएगा 2 6 12 0 0 0 0। 60,000 डिवाइड बाय 49 करेंगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। अब तो डिवाइड ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। फेयर में मैं आपको डिवाइड करके दूंगा, ये डिवाइड करके जो भी आंसर आया वो मास का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट समझो पहले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जब P आपको दिया है यहाँ पे। आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने बोला क्या? नहीं बोला है ना। तो ये किलोवाट को सबसे पहले वॉट्स में कन्वर्ट कर दो। किलो को याद रखो, 1 किलो को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है 1000 ना। क्यों? क्योंकि 1 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया किलो हटाने के लिए। तो अगर एक किलो हटाना है तो 1000 आएगा उसके जगह पे, और बाद में ये वॉट तो वॉट ही रहेगा। 2 इंटू 1000 हो जाएगा 2000 वॉट। एवरी मिनट जब पानी नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो फ्री में तो जा नहीं रहा। अगर आप एक फ्लोर पे पानी लेके जाते हो तो आप भी थक जाते हो। तो अगर मोटर पंप है वो पानी ऊपर लेके जा रहा है तो वो भी थकेगा। क्यों? उसको काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? पावर का फॉर्मूला है W/T, तो काम का फॉर्मूला W का फॉर्मूला क्या आएगा? P/T। तो P/T, P हमको दिया है यहाँ पे 2000 वॉट्स, और टाइम सेकेंड्स में लेना है। 60 सेकेंड्स आ जाएगा ना एवरी मिनट के जगह पे, तो 60 सेकेंड्स लिखा। 2 इंटू 6 12 और ये मल्टीप्लाई करके आ गया 1,20,000 जूल्स। अब ये काम किया, ये काम कहाँ घूम जाएगा क्या? नहीं, जब पानी ऊपर तक लेके गए तो पानी ऊपर जब पहुंच जाएगा तो ये काम कन्वर्ट हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं mgh लिखूंगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? जो ये काम किया वही वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो काम है वो उसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की जैसा। तो यहाँ पे mgh में g का वैल्यू और h का वैल्यू है अपने पास, और m का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों को वहां भेज दिया, सॉल्व किया और m का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, चलो देखो इसको फेयर में कैसे करेंगे अभी। तो इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा फेयर में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा पावर इक्वल टू 2 किलोवाट, मतलब 2 इंटू 1000 वॉट विच इज 2000 वॉट। वी नो दैट पावर का फॉर्मूला इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? ये टाइम को यहाँ से भगाओ, इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे मिलेगा वर्क डन इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, फॉर एवरी मिनट, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, वर्क डन बाय पंप इज, पंप क्यों वर्क डन कर रहा है? पंप वर्क कर रहा है बिकॉज आप नीचे से पानी ऊपर लेके जा रहा है, पंप मेहनत कर रहा है। तो वर्क डन के फॉर्मूले में पावर के जगह पे आएगा 2000 और टाइम के जगह पे आएगा 60 सेकेंड्स। याद रखना 1 मिनट मत डाल देना इधर, क्योंकि फिर यूनिट क्या आ जाएगा? ये वॉट्स में है और ये सेकेंड्स में है, तो यूनिट आया वॉट सेकेंड, इसका मतलब जूल्स। ठीक है, अगर ये वॉट में होता और ये मिनट में होता तो यूनिट आता वॉट मिनट, जो जूल्स नहीं होता, इसलिए इसको सेकेंड्स में रखना बहुत जरूरी है। 2 6 12, 3 0 यहाँ पे, 1 0 इसका, तो ये आपको मिल गया वर्क डन। ओके, अब दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द वाटर एज पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना है, आप जो भी पानी उठा रहे हो ऊपर, उसमें जब आप मेहनत कर रहे हो वो मेहनत पानी में स्टोर हो रही है, पानी में ताकत आ रही है। वो ताकत कैसे आ रही है? एज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर वाटर्स पी, किसी भी चीज की पी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप क्या लेते हैं? मास GNH, फॉर्मूला है ना mgh। मास आपको नहीं पता, g 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर स्टैंडर्ड वैल्यू, h पानी 10 मीटर ऊपर लेके गए थे, क्वेश्चन में दिया था, तो दो चीज तो आपको पता है। तो mgh इक्वल टू ये होना चाहिए, और उसमें g और h की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9.8 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे 9.10 क्या हो जाएगा? 98, और ये मैंने कट करके आपको बता दिया। फिर ये जो डिवीजन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। इसके लिए 49 का टेबल पीछे लिख लिख के करना पड़ेगा। 49 1 49, देखो यहाँ पे 60 है, तो 49 1 49, ये 10 - 9 1 हो गया, 5 - 4 1 हो गया, फिर एक जीरो ले लिया, 110। 49 2 मैंने चेक किया तो 2 9 18, 2 4 8 प्लस 1 9, 98 आता है। 49 3 करूंगा तो 110 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 49 2 पे छोड़ दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो आया 12, फिर से एक जीरो लिया, फिर से 49 2 98, सब्ट्रैक्ट किया तो आया 22 0। अब 49 2 से बहुत बड़ा है, तो 49 3 चेक किया, 49 3 भी चेक किया, 4 भी चेक किया, 4 9 36, 4 4 16 प्लस 3 19, 196 इसके पास है, 49 4 196, रिमाइंडर आया 240। फिर ये देखो इसमें भी 49 4 डेसिमल आ जाएगा ना, ये मुझे जीरो चाहिए तो डेसिमल आ जाएगा, तो मैं उसमें डेसिमल लेके इसको सॉल्व करूंगा। इन दी एंड मुझे आंसर आया 1224.48, वो यहाँ पे लिख दिया। इसके आगे और भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तक छोड़ेंगे तो चलेगा, इसलिए मैंने इक्वल टू की जगह पे ये वाला साइन डाला है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, आप इक्वल टू भी डालेंगे तो आपके लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें और बहुत आने वाला है, जितना टाइम है उतना बड़ा डिवीजन होगा।
बट आप पूरा डिवीजन नहीं करें, उसको अप्रोक्सीमेट करें कि इतना वैल्यू। अभी इसके ऊपर 1 ग्राम आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, गोल्ड थोड़ी ना, पानी है ना, पानी की वैल्यू है, लेकिन 1 मिलीग्राम पानी आएगा तो चलेगा, ठीक है, इसलिए ऐसा छोड़ दो यहाँ पे आंसर। तो आंसर क्या लिखेंगे फाइनल, 1224.5 kg ऑफ वाटर इज लिफ्टेड बाय द पंप एवरी मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर्स। यही क्वेश्चन पूछा था, हाउ मच वाटर, 1224.5 kg। फटाफट से कॉपी करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इन्होंने एकदम अच्छा वाला दे दिया, यॉकर डाला है। हो गया कॉपी, नेक्स्ट करते हैं। बी दिया है, इफ अ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयन इज यूज डेली, रोज यूज किया 30 मिनट के लिए, रोज शाम को कोई तो आयन कर रहा है 30 मिनट्स एग्जैक्ट, हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में कितनी कंज्यूम होगी। तो पहले तो इसमें बचपन का नॉलेज काम आएगा कि अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। आपको पता है ना, नकल्स पे आप काउंट कर सकते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल, जो नीचे आया उसमें 30 होते हैं, फेब का छोड़ के, तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं। तो 30 दिन में रोज 30 मिनट्स यूज किया है आपने क्या, एक इलेक्ट्रिक आयन। आपको पूछा है इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा, लास्ट में हम लोग ये वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला पूछा ना तो उसमें किलोवाट लास्ट में आ ही जाता है, पहले से मत डालो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, आपको दिया है पावर 1200 वॉट्स, ओके, और टाइम क्या दिया है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज 30 मिनट्स, लेकिन कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए, 30 डेज के लिए रोज, ये 30 मिनट एवरी डे है, राइट। देखो, यूज डेली फॉर 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स एवरी डे, तो ये डे तो कैंसिल हो सकता है ना, करेक्ट। और हमको आंसर किस में चाहिए, हम आवर्स में रखते हैं, क्योंकि किलोवाट आवर्स में होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम वाला होता है तो हम किलोवाट आवर्स में लिखते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई हमको पता है कि 30 मिनट्स के लिए यूज हो रहा है रोज आयन, तो 30 मिनट्स को मैं अगर आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, करेक्ट। इतने आवर्स होंगे तो ये मिनट क्या बन जाएगा, ये मिनट बन जाएगा आवर्स। तो 0 0 का 3 1 जार 3 2 जार, तो आपको मिलेगा हाफ आवर एवरी डे। 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर होता है। और पूरा अप्रैल कंसिडर किया आप, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इन अप्रैल क्या आएगा, रोज आधा घंटा इंटू अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 डेज, करेक्ट। तो 2 1 जार 2 2 5 जार, तो आ गया 15। तो टोटल कितना, 15 आवर्स के लिए आप आयन यूज कर रहे हो पूरे अप्रैल के महीने। ये रोज का टाइम निकाला मैंने कि 30 मिनट्स दिया था, 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, हाफ आवर। और पूरे महीने के लिए कैसे निकालूंगा, रोज आधा घंटा और अप्रैल में 30 डेज है, तो हाफ इंटू 30 किया तो मुझे मिला 15 आवर्स। तो 15 आवर्स के लिए मैंने कौन सा आयन यूज किया, जिसका पावर है 1200 वॉट्स। तो अगर मुझे एनर्जी कंज्यूम निकालना है, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, याद है ना, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, पावर इनटू टाइम, और वर्क डन मतलब एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, पावर इनटू टाइम। रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो, और ये डेरिवेशन से समझना है तो वैसे समझ लो, ठीक है। ये मैं फेयर में कराऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कितना ईजी है ये। पावर कितना है, पावर है 1200 वॉट्स और टाइम है 15। ये वॉट्स को आप कन्वर्ट कर दो किलो वॉट्स में। तो अगर मुझे वॉट से किलो वॉट जाना है, देखो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। अगर किलो वॉट से वॉट जाना है तो 1000 मल्टीप्लाई होता है, वॉट से किलो वॉट जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1200 को मैं क्या करूँगा, 1200 को मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो वॉट क्या बन जाएगा, किलो वॉट। ये 15 ऐसे का ऐसा, 15 किस में था, आवर्स में था ना। ये यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कन्वर्जन समझा रहा हूँ। तो 0 कट, यहाँ बचा 10 और वहाँ 5 2 जार 5 3 जार 2 1 जार 2 6 जार, 6 इंटू 3 क्या होता है, 18 किलो वॉट और आर, ये हो गया यूनिट। और किलो वॉट आर मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ऐसा लिखा था ना यूनिट्स, वो किलोवाट आवर होता है, तो उसकी जगह पे आप यूनिट्स भी लिख सकते हो। तो अगर आप ये ये इलेक्ट्रिक आयन इतना यूज करोगे तो आपका 18 यूनिट्स पर मंथ एनर्जी कंज्यूम होगा। आया समझ में, पहले हमने नॉर्मल टाइम निकाला, फिर टोटल टाइम इन अप्रैल निकाला, फिर एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला यूज किया, पावर इनटू टाइम, 1200 इंटू 15। ये कन्वर्जन में थोड़ा फेयर में अलग तरीके से करके बता दूंगा, आंसर एंड में सेम आएगा।
समझा कैसे किया? चलो देखते कैसे लिखेंगे। तो फेयर में ऐसे आ जाएगा, पावर दिया है 1200 वॉट्स, हमको पता है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम निकालना है, तो पहले ही वॉट्स को किलोवाट्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 1200 को 1000 से डिवाइड करके। क्या आएगा देखो, 00 कट 00 कट 12/10 मतलब 1.2 यूनिट्स। क्या आएगा? किलोवाट। डेली टाइम कितना है? 30 मिनट्स। उसको आवर्स में कन्वर्ट करो, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये 0 कट, इसके साथ 3 1 जार 3 2 जार, तो क्या आ गया? 1/2 मतलब हाफ आवर। अब ये पूरे महीने के लिए पूछ रहा है, दिन का नहीं पूछा। तो नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल 30 डेज है ना, रोज आधा घंटा यूज हो रहा है 30 डेज के लिए, तो टोटल टाइम कितना होगा? रोज आधा घंटा इंटू 30। ये कट करके आप सॉल्व करेंगे, 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 15 जार, तो आपको मिलेगा 1 इंटू 15 विच इज 15 आवर्स। मतलब अप्रैल में टोटल 15 आवर्स के लिए यूज हो रहा है। देखो ना, रोज आधा घंटा, नेक्स्ट डे फर्स्ट डे आधा घंटा, सेकंड डे आधा घंटा, तो 2 दिन में कितना हो गया? 1 आवर। नेक्स्ट 2 दिन में 1 आवर, ऐसे करके पूरे महीने का कितना आवर्स हो जाएगा? 15 आवर्स। 15 घंटे तक ये इस्त्री यूज होगा। एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम। पावर कितना है भाई? पावर है 1.2 किलोवाट्स, तो यहाँ पे 1.2 अगर आपको चाहिए तो लिख दो किलोवाट्स, और आवर्स ये टाइम कितना है? 15 आवर्स। अभी निकाला ना मैंने। तो जब इसको 1.2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 18। ओके, चेक कर लो ऐसे मल्टीप्लाई करके। और किलोवाट इंटू आवर्स आएगा किलोवाट आवर्स, ऐसे लिखते हैं इसको, स्मॉल के कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एच। और ये जो किलोवाट आवर्स है ना, ये किलोवाट आवर्स इज नथिंग बट जो यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, आपके घर पे बिल आता है उसका, तो किलोवाट आवर के जगह पे आप यूनिट्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो सीधा उसके जगह पे यूनिट लिख सकते हो। तो कितना कंज्यूम हुआ? 18 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। समझा? तो ये पूरा एकदम सिंपल वे में मैंने सॉल्व करके दे दिया आपको। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, और समझना कि अप्रैल महीने में 30 डेज है, तो रोज आधा घंटा होगा, तो पूरे महीने का निकालना है तो आधा घंटा इंटू नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल करेंगे तो पता चलेगा 15 घंटे यूज हो रही है आयरन रोज। ओके, चलो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट। डन। तो अपना ये फर्स्ट वाला हो गया, इसका आंसर हमने ये निकाल लिया। इधर ऐसे ऐसे मत सोचो सर ऐसा क्यों नहीं दिया, मत लिखो यार, वो ऐसा जो सिंबल दिया था ना अप्रोक्सीमेटली का मत डालो, चलेगा, अवॉइड कर देना वो। फिर सेकेंड वाला भी किया, उसका आंसर हमको आया 18 यूनिट्स। अब हम करते हैं थर्ड वाला। फर्स्ट 2 समझा ना? थर्ड क्वेश्चन दिया है, सी इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स इज रिड्यूस्ड बाय 40%, मतलब पहले उसके पास कुछ तो एनर्जी थी, फिर ये बॉल में कोई बटन है जिससे इन लोगों ने एनर्जी रिड्यूस कर दी। कितनी रिड्यूस करी? रिड्यूस्ड बाय 40%। बाय 40 है, मतलब अगर जो भी पहले वैल्यू था उसमें से 40% माइनस कर दी। बाय बोला है ना, रिड्यूस टू नहीं बोला है। रिड्यूस टू 40% मतलब क्या? जो भी पहले एनर्जी थी अब उसकी 40% हो गई। रिड्यूस्ड बाय मतलब उसको माइनस किया, जो भी पहले एनर्जी थी उसमें से 40% एनर्जी माइनस कर दी। तो क्या हुआ? वो पूछ रहा है हाउ हाई विल इट रीबाउंड। देखो, आप बॉल यहां से फेंक रहे हो 10 मीटर की हाइट से, पहले ऐसे ही टाइम पास चल रहा है, ठीक है, आपने 10 मीटर की हाइट से फेंका तो बॉल कुछ हाइट तक रिबाउंड करेगा। फिर वो बोलता है भाई एक काम करो, ये बॉल की एनर्जी थोड़ी रिड्यूस कर दो, जो पहले उसमें एनर्जी थी अब कम एनर्जी रखो। कितनी कम? 40% से कम कर दो, तो कितना रिबाउंड होगा? तो कम रिबाउंड होगा ना, थोड़ा कम हाइट तक ऊपर जाएगा, बिकॉज उसमें एनर्जी कम है। वो हाइट आपको फाइंड करनी है, हाउ हाई विल इट रिबाउंड। तो काफी सिंपल है। लेट्स से आप अज्यूम करते हैं पहले बॉल है हाइट h1, क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे मैं ले लिया एक बॉल है 10 मीटर की हाइट के ऊपर है, इसको 10 मीटर की हाइट से फेंकेंगे तो कहीं तो ऊपर जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब मैं निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा? mgh। यहाँ पे पहली हाइट ले रहा हूँ मैं h1, ठीक है, ये जो है वो h1 ले रहा हूँ क्योंकि इसमें एक और हाइट आने वाली है आगे। हाउ हाई विल इट रिबाउंड, जब इसकी एनर्जी रिड्यूस करेंगे तो कम हाइट पाएगा, उसको h2 बोल देंगे। ये m का वैल्यू हमको नहीं पता, g का वैल्यू नहीं पता, लेकिन h1 का वैल्यू पता है 10। mg इंटू 10 से ऐसा लिख दो, अच्छा 10 mg। तो ये हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 10 mg। अब वो बोल रहा है इसकी एनर्जी रिड्यूस करो 40% से, तो ये ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी 1 है। अभी न्यू एनर्जी क्या आएगी? जो इसकी नई पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो ओरिजिनल से 40% कम करनी है, ओरिजिनल में से 40% कम करनी है, ठीक है।
जो भी ओरिजिनल थी उसमें से रिड्यूस बाय 40%, तो 40% इसका जो भी आता है वो इसमें से रिड्यूस कर देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर ऐसा बोला होता ना रिड्यूस टू 40%, तो ये सब नहीं आता, सीधा आप लिखते 40% ऑफ P1, बस खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला है रिड्यूस्ड बाय, तो हमको ये सब करना पड़ेगा। जो भी ओरिजिनल एनर्जी थी उसमें से 40% कम कर दी, तो जो नई एनर्जी आई वो हमारी Pe2 है। ये Pe2 क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि मुझे पता करना है Pe2 में लेट से वो यहीं तक बाउंस मारता है बॉल। ये वाला जो बॉल है वो सिर्फ यहीं तक बाउंस मारता है, पर मुझे हाइट नहीं पता ना, मुझे हाइट पता करनी है, करेक्ट। तो ये हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी एक नई होगी Pe2, वो मुझे फाइंड करनी है। लेकिन उन्हें रिलेशन दिया है Pe2 क्या है, ओरिजिनल वाले से 40% कम है। तो ओरिजिनल में से 40% कम मतलब क्या, ओरिजिनल माइनस 40% कम। 40% किसका, इसका ही 40%। परसेंट हमेशा किसी का होता है ना, खाली 40% मत लिख देना वहां पे। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया कि एनर्जी रिड्यूस करी तो बॉल कम हाइट तक बाउंस करेगा, कितनी हाइट नहीं पता तो उसको H2 ले लेंगे बाद में। तो पहले तो Pe2 निकालते हैं। Pe2 का फॉर्मूला क्या है, mgh2। सेम बॉल है तो मास तो सेम रहेगा, ग्रेविटी भी कहीं पे चेंज नहीं होती, अर्थ की ग्रेविटी सेम होती है तो g है, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगा। पहले हाइट था h1, ठीक है, ये वाली हाइट जो है वो h1 थी, अभी नई हाइट h2 है, तो P2 का फॉर्मूला आ गया mgh2। बट P2 का ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, एनर्जी की कितनी है 40% रिड्यूस करिए, तो P1 की वैल्यू क्या थी भाई 10 mg, माइनस दिख रहा है ना P1 की वैल्यू 10 mg है, माइनस 40% मतलब 40/100, और P1 क्या है 10 mg। यहाँ पे ये P1 के जगह दोनों जगह 10 mg लिखा है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 10 mg माइनस ये जीरो के साथ जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, 4 इंटू एम जी बचा, 10 mg माइनस 4 mg, दोनों के पास mg है तो mg तो आएगा ही, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6। इधर क्या था mgh2, आपको h2 का वैल्यू निकालना है, तो ये mg को वहां भेज दो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे वो mg आके डिवाइड हो जाएगा। ये mg तो ऐसे ही है 6 mg, ये वाला mg इधर आके डिवाइड होएगा, m के साथ m कट, g के साथ g कट, h2 क्या बचा भाई 6 मीटर्स। तो ये बॉल जो है जब आपने 40% एनर्जी उसकी रिड्यूस करी तो ये 6 मीटर तक ही बाउंस मार कर पाएगा, ठीक है। पहले 10 मीटर बाउंस करा था क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी थी, बाद में क्या किया उसकी एनर्जी हमने कम कर दी, अगर कम की तो कम बाउंस मारेगा, वो ये है। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है, ये वाला पार्ट, जो नई एनर्जी है Pe2, इट इज व्हाट, ओरिजिनल एनर्जी रिड्यूस्ड बाय 40%। ओरिजिनल एनर्जी रिड्यूस्ड बाय मतलब माइनस कितना रिड्यूस किया 40% से, तो ये करना है। ओके, तो फेयर में कैसे करेंगे देख लो एक बार। तो यहाँ पे लिख दिया एनर्जी ऑफ द बॉल एट हाइट h1 10 मीटर्स, यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी है P1, पोटेंशियल होगी ना, बेचारा चुपचाप बैठा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, फॉर्मूला होता है mgh, h की जगह पे आएगा h1, mg ऐसे का ऐसा, h1 का वैल्यू है 10 मीटर्स, तो mg इंटू 10 मतलब 10 mg। अब क्या किया, एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है क्यों रिपीट हो रहा है बार बार, ये बाय वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय 40%, मतलब क्या, जो भी ओरिजिनल थी उसको और 40% से रिड्यूस कर दिया, तो हाइट कम जाएगी, रिड्यूस किया ना, बढ़ाया होता तो इंक्रीज होती, रिड्यूस किया तो कम होगी, तो जो भी नई एनर्जी आएगी दैट विल बी ओरिजिनल, ये वाली 10 mg माइनस 40% ऑफ जो भी एनर्जी। इधर फॉर्मूला लिखूं क्या, न्यू एनर्जी Pe2 इज इक्वल टू P1 माइनस 40% ऑफ Pe1, जैसे रफ में बताया, चलो लिख देता हूं। तो ये न्यू एनर्जी Pe2 क्या है, जो भी ओरिजिनल एनर्जी है उसमें से रिड्यूस करना मतलब माइनस करना 40%, ठीक है। अगर ये रिड्यूस नहीं होता और इंक्रीज होता तो क्या होता, तो यहाँ पे प्लस आता, क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं इसलिए माइनस है। तो P1 की वैल्यू हमने निकाली थी 10 mg, तो P1 की जगह 10 mg, 40% मतलब क्या होता है, अभी 40% में नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ 40/100, 40% ऑफ P1 कितना है 10 mg, अब 40% को ये स्टेप में मैंने लिख दिया 40/100, बाकी सब सेम है। देखो अभी कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूँ, अगर मैंने वो लिखा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, क्या बचा 4 इंटू 1 4, और mg है साथ में, तो इधर आ गया 4 mg, 10 mg माइनस 4 mg आपको मिलेगा 6 mg। एक और स्टेप एक्स्ट्रा करना है यहाँ पे, ये 4 mg लिखूँ क्या एक और, चलो यार कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक और स्टेप लिख देता हूँ,
तो एक और स्टेप आपको लिख के बता दिया, यहाँ पे बचा 4 mg। अब 10 mg माइनस 4 mg किया तो बन गया 6 mg। ठीक है, अगर मुझे H2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे mg मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये m के साथ m कट, g के साथ g कट, बचा क्या खाली 6। तो H2 की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर्स। तो फाइनल आंसर रहेगा द बॉल विल रीबाउंड अप टू हाइट ऑफ 6 मीटर्स। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। ऐसे लिखोगे ना जैसे मैंने लिखा है तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको अच्छे से समझ में आएगा, मार्क्स भी फुल मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं। तो अपना ये सी भी हो गया, 6 मीटर हमने आंसर निकाल लिया। अब डी क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है, बढ़ रही है 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। तेजी से चला रहा है गाड़ी, पहले कम पे था फिर उसने स्पीड बढ़ाई एक्सेलरेटर देके। हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। फ्री में पहुंच गई क्या, 54 से 72 जब गई तब पेट्रोल ज्यादा यूज होता है ना, जितनी ज्यादा स्पीड चलाओगे उतना ज्यादा फ्यूल यूज होता है। तो 54 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ी, तो कुछ वर्क डन हुआ ना, क्योंकि जो स्पीड बढ़ी उसके लिए कुछ काम करना पड़ा। वो काम कितना है, हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। अब ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन इसमें जो यूनिट्स है ना वो बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि वर्क डन आप किस में निकालते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप क्या निकालते हो, मीटर में निकालते हो ना, और यूनिट सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर और आवर्स दिया है, तो दोनों आपको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को करना पड़ेगा मीटर में और आवर्स को करना पड़ेगा सेकेंड्स में। जब वो करोगे तब आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना सिखाता हूं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, क्योंकि आपको मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा तो ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले कैसे होगा। तो यही क्वेश्चन देखो, किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे लिख दिया किलोमीटर पर आवर, लिखा मतलब क्या 1 किलोमीटर पर आवर। और ये सेम चीज को मैं 1 ऐसे लिख सकता हूं, ये किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिख सकता हूं किलोमीटर अपॉन आवर्स। और अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या आएगा 1 ऐसे रहेगा, किलोमीटर की जगह पे आएगा 1000 मीटर्स। और अगर आवर्स को सेकेंड्स में करना है तो याद रखो बच्चों, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। देखो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। कितने होते हैं 60 सेकेंड्स। तो 1 घंटा कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड्स। समझा, देखो ये 60 ऐसे ही लिखा, मिनट की जगह पे फिर लिख दिया 60 सेकेंड्स। तो क्या आया 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ये क्या आ गया सेकेंड्स। तो दिख रहा है आपको मीटर पर सेकेंड यूनिट मिल गया। इधर सॉल्व कर लो, 0 के साथ 0 कट, ये 0 के साथ ये 0 कट, 2 3 जार 2 5 जार, क्या बचा ऊपर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 5, और नीचे 3 इंटू 6 विच इज 18, और यूनिट क्या आया मीटर अपॉन सेकेंड। अगर मैं किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर अपॉन पर आवर लिख सकता हूं, तो मीटर पर सेकेंड को भी ऐसे लिख सकता हूं ना, मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, आप हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करो, चलेगा, ये याद कर लो, क्योंकि हर बार ये प्रोसेस करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, और ये स्टैंडर्ड है, अलाउड होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो सीधा किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने का, इसको मीटर पर आवर करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो हम लोग दोनों को कन्वर्ट कर देंगे, पक्का समझा। अब देखो कैसे करेंगे। कार की वेलोसिटी पहले कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आई ले लेते हैं इनिशियल। अगर आपको चाहिए तो आप वी आई के जगह पे यू भी ले सकते थे, लेकिन मैं आई ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी यू लेनी है तो आप यू ले लो, और फाइनल वेलोसिटी वी ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यू क्या दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, वो तो चलेगा नहीं, उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या किया 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई किया, वैसे यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 18 1 जार 18 3 जार, क्या बचा 3 5 जार 15 मीटर्स पर सेकेंड। मुझे 18 का टेबल आता है, आपको नहीं आता तो छोटे टेबल में कट करो,
ठीक है, नहीं आता है तो 6 के टेबल में कट करो। देखो 6 में दोनों जाते हैं, 6 3 जार 18, 6 9 जार 54, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, क्या बचा 3 5 जार 15 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे भी 6 3 जार 18 और क्या आ जाएगा 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, फिर 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो 4 5 जार क्या आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपको पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 15 मीटर्स पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये u को मैं v ही लेता हूँ, बट v इनिशियल बोल देता हूँ और इसको v फाइनल बोल देता हूँ। पहले वो 54 किलोमीटर मतलब पहले वो 15 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पे था और बाद में वो 72 किलोमीटर आवर मतलब 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पे था। कौन? वो गाड़ी। अब बोल रहा है वर्क कितना डन होगा। ये वर्क क्यों डन हो रहा है? बिकॉज ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी बढ़ा रहे हो मतलब क्या बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी ना। तो जो भी वर्क डन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो भी वर्क डन है वो क्या होगा? बढ़ानी मतलब क्या? पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, अब कुछ अलग है। चेंज आया ना काइनेटिक एनर्जी में। बदलना मतलब, बढ़ाना मतलब पहले कुछ लेवल था, अभी नया लेवल है। तो हम लोग बोलेंगे जो भी वर्क डन है इट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसलिए तो काम करना पड़ा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? जो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल जो थी। इनिशियल वेलोसिटी के कारण भी काइनेटिक एनर्जी थी ना। ऐसा नहीं कि गाड़ी चुपचाप खड़ी थी। ज्यादा वेलोसिटी हुई, पहले कम थी, तो ज्यादा एनर्जी माइनस जो भी पहले कम एनर्जी थी वही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन इसीलिए करना पड़ा क्योंकि एनर्जी बढ़ानी थी, ऐसे ही नहीं होता। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? आएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल में वेलोसिटी वी एफ लिया इसलिए वी एफ स्क्वायर। सिमिलरली इनिशियल छोटा है जो वो इनिशियल के लिए यूज किया है हाफ एम वी आई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। अभी वैल्यू देखो बड़ी बड़ी है, एफ की वैल्यू, आई की वैल्यू देखो, वी आई वी एफ बड़ा है, मास बड़ा है। तो यहाँ पे दिख रहा है मास दोनों में सेम है, सेम गाड़ी की बात हो रही है ना। तो हाफ और मास दोनों में सेम है तो कॉमन ले लो बात। तो हाफ और मास कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए स्टेप किया। अब वैल्यू डाल दो। एम कितना था गाड़ी का? देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 1500 किलो, ठीक है। तो वहाँ पे लिख दिया एम के जगह पे 1500 इंटू वी एफ स्क्वायर कितना है भाई? वी एफ है 20 तो उसका स्क्वायर वी एफ स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर माइनस वी आई कितना है? वी आई है 15 तो यहाँ पे आ गया 15 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, आएगा हाफ इंटू 1500 इंटू 400 माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा 225। आपको चाहिए तो ये 2 यही स्टेप में काट लो। देखो यहाँ पे 2 1 जार 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, 2 0 जार 0, तो क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा उसके जगह पे, है ना। 1/1 1 होता है, 1 इंटू 750 750। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 750 मल्टीप्लाइड बाय, ये इधर है 750 ऊपर है, मल्टीप्लाइड बाय 75 प्लस 100 तो आ जाएगा 175। देखो ना, इसमें सब्ट्रैक्ट करके देख लो साइड में, अगर ओरली करने नहीं आता तो 225 में 75 ऐड किया तो 300 आएगा, 300 में और 100 ऐड किया तो 400 आता है, इसलिए मैंने ओरली कर दिया 175। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे बचपन से करते आ रहे हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 75 इंटू 175 करके देख रहा हूँ, क्योंकि ज़ीरो तो लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा 5 5 जार 25, 5 35 प्लस 2 37, 5 जार 5 प्लस 3 8, 7 5 जार 35, 3 कैरी, 7 7 जार 49 प्लस 3 52 5, 7 जार 7 प्लस 5 12, आ जाएगा 5 2 1 3 1 2 5। लेकिन इसमें मैंने 750 के जगह पे 75 लिया था, तो ये जो ज़ीरो है वो लेना पड़ेगा भाई। तो इतना आया, ये क्या है भाई? वर्क डन। तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल्स। तो जब गाड़ी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड करी तो इतना काम करना पड़ा। दिख रहा है कितना है? इसीलिए गाड़ी इतना फ्यूल खाती है। जितनी ज़्यादा वजन गाड़ी होगी उतना ज़्यादा फ्यूल खाएगी, क्योंकि देखो 1500 वजन भी आया ना यहाँ पे, तो इसलिए इतना फ्यूल खाती है गाड़ी। समझ में आया पूरा सोल्यूशन? तो इसमें तो दो चीज़ें मेरे को सिखानी पड़ी। एक तो पहले ये कन्वर्जन के बिना कर ही नहीं सकते आप। अगर यहाँ पे 54 और 72 यूज़ कर लिया था ना
तो सब रॉन्ग हो जाता, बिकॉज यूनिट्स कभी मैच ही नहीं होते आपके। ओके, तो जब भी किलोमीटर पर आवर में दिया और एनर्जी कैलकुलेट करना है तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे मत सोचो अरे यार ये क्यों करना है, इतना डिफिकल्ट तो आएगा नहीं। आ गया तो क्या करोगे, इतना अच्छे से समझाया है आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फेयर में कैसे लिखेंगे? फेयर में मैं थोड़ा अच्छे से एकदम नीट से लिखा हुआ है, कटिंग करके आपको नहीं बताया क्योंकि ये अभी जब आप लिखेंगे तो कट खुद करके देखो। ये मैंने कट करके बताया था ना कैसे 15 आया, ये कट करके बताया 20 कैसे आया, रिवाइंड करके देखो पूरा बताया था। फिर यहाँ पे भी कट करके बताया था 750 कैसे आया। फिर ये सॉल्व करके भी बताया था, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करना है ताकि आपको समझ में आए कि मिस्टेक कहाँ होती है आपकी। फटाफट से कॉपी करो। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg? 131250 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम 54 to 72, या खाली ऐसे लिख दो 131250 जूल्स ऑफ वर्क इज डन। तो मैंने यहाँ पे फाइनल आंसर भी लिख के दे दिया, 131250 जूल ऑफ वर्क इज डन। चाहिए तो इसको बड़ा कर दो, वर्क इज डन इन इंक्रीजिंग द स्पीड फ्रॉम 54 किलोमीटर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, डन। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, डी आंसर आ गया 131250, और ई मैंने पहले ही करा दिया था। तो हमने पूरे एक्सरसाइज के पीछे जितने प्रॉब्लम्स दिए सब सॉल्व कर लिए, ये सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लिया। लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ है बिकॉज मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा ऐसे लिखे बिना एक्सप्लेन करे सोल्यूशन दे देता, लेकिन मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई है ताकि आप जब खुद से करो तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। यार कितना रट्टा मारोगे, डेफिनेशन वगैरह तो ऑलरेडी रट्टा मारना पड़ रहा है ना, कितनी चीज़ें याद करनी पड़ रही है, यूनिट्स याद करने पड़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट समझो। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, अगर आपको चाहिए तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन जो मेन न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको करा दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी वर्क एंड एनर्जी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब। इतनी मेहनत करके हर एक न्यूमेरिकल आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये चैनल पे साइंस और मैथ्स के एकदम डिटेल में मैंने वीडियोस डाले हुए हैं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आपको स्कूल में नहीं सिखा रहे हैं या बाहर कोई नहीं सिखा रहा है, टेंशन मत लो, मैं हर एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिए, आपको सब कुछ लाइन वाइज मिल जाएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन हर एक कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ और पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन आता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो वीडियोस आपको काम आ रहे हैं और उससे आपका काम बन रहा है और आपको मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे लिख सकते हो कि यूज़ करके आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।